हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नेट एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर होता है पेपर 1 उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेट का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। इसकी डेट डिक्लेयर कर दी है एनटीए ने। यह 16 से 21 सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में परमानेंट को EPMRBENTN के रूप में लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में टेक्निकल को कैसे लिखा जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। इसमें मैं आपको आंसर का पैटर्न बता दूं। इसमें ये आपके सामने पैटर्न दिया गया है, जिसे देखकर आप क्लियर समझ लेंगे कि किस हिसाब से इसकी कोडिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M और N की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, जबकि उनका मासिक व्यय है 7:5 में। यदि वे क्रमशः 18,000 और 16,000 रुपये मासिक की बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या होगा? इसका आंसर है 11,000। आप सॉल्यूशन देखने से पहले खुद वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने खाली आंसर ही बताया है। इसका सॉल्यूशन आगे दिया गया है कि M की मंथली इनकम हम मानते हैं 9x और उसका जो एक्सपेंडिचर है यानी उसका जो व्यय है वो है 7y। N का इनकम हो गई 7x और N का व्यय होगा 5y। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि इन दोनों का जो इसमें बताई गई है 18,000 रुपये बचत है, तो हम व्यय और आय से बचत की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन रेडी हो गई M और N की। अब आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू निकाल देंगे तो इस प्रकार M और N की मंथली जो वैल्यू इनकम है उनका डिफरेंस हो जाएगा 11,000। ये सॉल्यूशन इसमें पूरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचन चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? इसमें ये अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। आपको इसमें बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया गया होता है। तो इसका आंसर है DWAL। इसमें किस हिसाब से बढ़ रहा है? M और P के बीच में 3 लेटर का डिफरेंस है, P और T के बीच में 4, W और A के बीच में 5। तो आपको ये देखना है कि एक फिक्स सीक्वेंस में फर्स्ट लेटर बढ़ रहा है 3 4 3 4 में, सेकेंड भी इसी क्रम में बढ़ रहा है और थर्ड लेटर भी इसी क्रम में बढ़ रहा है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा WAL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। तो आपको इसमें देखना है कि इनका आपस में किस तरीके का रिलेशन निकल रहा है। तो मैं आपको इसका लॉजिक बता दूं कि 29 में 1 × 1 करेंगे तो 29 आएगा। फिर 30 में × 2 करेंगे तो 60 आएगा। फिर 31 में × 3 किया तो 93 आया। फिर 31 के बाद अगला नंबर है 34 और इसमें इंटू करेंगे 4। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर आ जाएगा 204। आपके सामने इसका लॉजिक दिया गया है, आप खुद प्रैक्टिस करके भी इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन, एक कथन दिया गया है A और उसका कारण दिया गया है R। इस पर आपको विचार करना है। तो कथन कहता है, अनुसंधान समस्या एक कथन है जो अनुसंधान के विषय का परिचय देता है, समस्या, स्थिति या किसी गतिविधि की व्याख्या करता है। अब कारण मेंशन किया गया है कि इसका उद्देश्य विषय को पेश करना है, अनुसंधान के मापदंडों को परिभाषित करना और परिणामों की व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा निर्धारित करना है। तो ऊपर दिए गए दो कथनों का प्रयोग कर नीचे विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका आंसर है A, यानी दोनों कथन सत्य हैं, A और R, और जो R है वह A की
सही व्याख्या है। अब तक आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया होगा तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटक थीसिस के परिशिष्ट अनुभाग में मौजूद होता है? तो इसका आंसर है प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। आपके सामने दो टेबल दे रखी है, दो सूची दे रखी है। पहला है अनुसंधान का प्रकार और दूसरा है उसकी प्रकृति। तो आपको इसमें 4 अनुसंधान के प्रकार दिए गए हैं, विश्लेषणात्मक, निगमनात्मक, वृद्धिशील और वर्णनात्मक। तो आपको बताना है कि कौन से अनुसंधान में उसकी प्रकृति क्या है। तो इसका मैं आपको जैसे डायरेक्ट आंसर बता दूं, इसका जो सीक्वेंस है वह है 4 3 1 2। यानी कि जो विश्लेषणात्मक शोध है वह क्या बताते हैं कि यह क्यों हुआ या यह कैसे हुआ। तो विश्लेषण में कारण प्रभाव संबंध की व्याख्या की जाती है। ठीक है, जैसे हम जनरली भी बात करते हैं कि इसका विश्लेषण करो, तो इसमें क्यों और क्या, कैसे, इस पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है निगमनात्मक अनुसंधान यानी डिडक्टिव रिसर्च। इसे आमतौर पर यह जो है वो आमतौर पर क्वांटिटेटिव रिसर्च से जुड़ी हुई है और यह एक परिकल्पना के साथ शुरू होता है, फिर सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। सामान्य से विशिष्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आगमनात्मक का और निगमनात्मक का। तीसरा है वृद्धिशील अनुसंधान। यह किसी चीज का सुधार या विस्तार है जो पहले से मौजूद है, यानी चीज जो पहले से मौजूद है यह इसका सुधार या विस्तार है। और चौथा है वर्णनात्मक शोध। इसमें क्या है, यह केवल बताने के लिए किया जाता है कि यह क्यों हो रहा है, यानी यह घटित क्यों हो रहा है और उसका रिसर्च क्यों हो रहा है, अर्थात किसी समस्या की स्थिति या घटना का वर्णन करता है। तो इस प्रकार इसका ये प्रकृति और इसके प्रकार का संबंध मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक शोध उन कर्मचारियों पर किया जाता है जो क्रमशः 2, 4, 6 और 8 घंटे सोते हैं। यह जानने के लिए एक कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा कितना समय लिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस स्थिति में एक आश्रित चर है। तो आपके सामने जैसे 4 घंटे दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें इसका आंसर है कार्य पूरा करने के लिए लिया गया समय। ठीक है, इसमें से यह एक आश्रित चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इससे पहले क्वेश्चन में भी अनुसंधान और उसकी प्रकृति के बारे में हमने देखा था। तो आपके सामने परिकल्पना, सिद्धांत, पुष्टि, अवलोकन, ये 4 क्रम दिए गए हैं और इन क्रम का सही है ये सीरीज 2 1 4 3। यानी सबसे पहले सिद्धांत होगा, फिर उसकी परिकल्पना होगी, फिर अवलोकन होगा, फिर पुष्टि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और आपको इसमें आंसर सामने दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आत्मनिर्देशित होता है तब उसे कहा जाता है प्रौढ़ शिक्षा अधिगम। प्रौढ़ शिक्षा वयस्क अधिगम के एक सिद्धांत को संदर्भित करता है जो कुछ ऐसे तरीकों का विवरण करता है जिसमें वयस्क बच्चों की तुलना में अलग अलग सीखते हैं जो वयस्क हैं। जैसे उदाहरण के लिए वयस्क अधिक आत्मनिर्देशित, आंतरिक रूप से प्रेरित और अधिगम के लिए तैयार होते हैं। फिर है शैक्षिक शिक्षा के रूप में लिया जाने वाला शिक्षा शास्त्र इस बात का अध्ययन है, क्योंकि पहले सबसे पहले मैंने आपको प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताया, अब शैक्षणिक अधिगम के बारे में बता रही हूँ कि शैक्षिक संदर्भ में ज्ञान और कौशल कैसे प्रदान किए जाते हैं और यह अधिगम के दौरान होने वाले संवाद पर विचार करता है। तीसरा है शिक्षा शास्त्र। उसके सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों को दर्शाते हैं। तो इसलिए विकल्प ए सही है। इस वीडियो में हमने पेपर 1 के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में देखा। अगर आप नेट
इसके जो फर्स्ट पेपर है उससे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन से अपडेट होते रहें। थैंक यू सो मच।